Hello everyone, this is Preeti Chabra and I welcome you all to Learning Never Stops. Today's topic is relative atomic mass. Now we'll try to understand this relative word कुछ day to day life examples के साथ. Suppose आप कुछ ऐसी चीज़ परचेज करते हो जिसका आपको वेट करके परचेज करना है, से वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए. तो जनरली क्या होता है, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं. सपोज आपको 1 kg कुछ वेजिटेबल लेना है, ठीक है, तो कुछ स्टैंडर्ड है. सपोज 2 kg का ये स्टैंडर्ड है जो वेट्स होते हैं. आपको 2 kg वेजिटेबल लेना है तो आपको उस तराजू के एक पैन पे 2 kg का स्टैंडर्ड वेट रखना होगा, राइट. एंड दूसरे वाले पैन पे आप तब तक वेजिटेबल्स रखोगे जब तक कि ये दोनों पैन्स इक्वल ना हो जाए. तो इसमें क्या हुआ, ये वाला हमारा हो गया स्टैंडर्ड, राइट. इस स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए, इससे रिलेट करते हुए हम यहाँ पे सब्जी तब तक हमने यहाँ पे वेजिटेबल ऐड किया जब तक कि इक्वल नहीं हो गया, ठीक है. तो हमने क्या किया, इसको हमने कैसे वेट किया, ये भी रिलेटिव वेट हुआ, ठीक है. हमने इसको इसके साथ रिलेट किया, ये एक स्टैंडर्ड है, इसके साथ रिलेट करके जितना भी ये स्टैंडर्ड, ये तो अजम्पशन ही है, राइट. ये 2 kg है, ये भी आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि kg को भी डिफाइन किया गया, राइट. एक पर्टिकुलर एक मास को, एक पर्टिकुलर वेट को स्टैंडर्ड माना गया कि हाँ ये मास जो है, ये जो वेट है ये 1 kg है, ठीक है. उसके अकॉर्डिंग सारे वेट स्टैंडर्ड वेट्स रेडी हुए. तो ये एक अज्यूम्ड माना हुआ, एक कैलकुलेट किया हुआ साइंटिस्ट्स के द्वारा ये एक स्टैंडर्ड यूनिट हो गया, ठीक है, जिसके साथ रिलेट करके अब हम सारी चीज़ों को मेजर करते हैं, राइट. ये एक बात हुई. नाउ हियर यू कैन सी 2 थिंग्स. एक तो ये बात कि हमने एक स्टैंडर्ड लिया और उसको रिलेट किया उस चीज़ के साथ जिसे हम कह रहे हैं रिलेटिव वर्ड, ठीक है. सेकेंडली यू कैन सी द यूनिट हियर, kg. दैट मीन्स अगर किसी चीज़ का वेट 5 kg है तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं उससे कि जो kg स्टैंडर्ड यूनिट है तो 5 kg जिसका वेट है वो 5 टाइम्स ऑफ दैट स्टैंडर्ड यूनिट है, करेक्ट. ये एक तो बात हो गई कि हमने स्टैंडर्ड लिया, उसके साथ हम रिलेट करके मेजर कर रहे हैं. एंड सेकेंडली जो स्टैंडर्ड हमने लिया है उसका जो यूनिट है उतने टाइम्स ऑफ दैट यूनिट होता है जिस भी चीज़ को हम वे करते हैं. इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है. अभी तो हम बड़े बड़े मास की बात करें, बहुत ज़्यादा केजीज़ में और ग्राम्स में, मतलब जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, ऐसी चीज़ों का भी हमने एग्जांपल लिया है. बट सपोज जब मैं एटम की बात करती हूँ, एटॉमिक मास की बात करती हूँ, तो आई कैन नॉट मेजर इट इन केजीज़ और ग्राम्स. वो यूनिट्स बहुत बड़े हैं. एक एटम को मेजर करने के लिए ग्राम्स और केजी और इस टाइप के यूनिट्स जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, ये यूनिट्स बहुत बड़े हैं, ठीक है. तो एक एटॉमिक मास को अगर मुझे कैलकुलेट करना है, मतलब एक एटम के मास को अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो 2 चीज़ें हैं. एक तो मुझे उसके लिए एक ऐसा यूनिट सिलेक्ट करना है जो कि उस एटम, इतने बड़े बड़े यूनिट्स हम उसमें नहीं यूज़ कर सकते, तो वो एटम के मास को वेट करने का एक यूनिट होगा, राइट. एंड देन एक स्टैंडर्ड यूनिट होगा, ठीक है. जैसे यहाँ पे kg मैंने कहा ये स्टैंडर्ड यूनिट है, हम kg के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें यहाँ पे वे करते हैं. अकॉर्डिंगली जब एटॉमिक मास को कैलकुलेट किया जा रहा था, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स के मास को कैलकुलेट किया जा रहा था उस टाइम पे, उस एटॉमिक मास को, सारी चीज़ों का मास रिलेटिव ही है. एब्सोल्यूट मास हम किसी चीज़ को नहीं बोल सकते. हमेशा हम किसी एक चीज़ को, सपोज आप मीटर में भी बात करोगे, वी आर टॉकिंग अबाउट मास. सपोज आप लेंथ की भी बात करते हो, तो सपोज मीटर की बात करते हो, तो एक स्टैंडर्ड डिफाइंड मीटर यूनिट है ना. यू मस्ट बी नोइंग द डेफिनेशन ऑफ दैट मीटर ऑल्सो. जो भी स्टैंडर्ड यूनिट है वो डिफाइंड यूनिट है, राइट. अब उस मीटर के अकॉर्डिंग वी से कि सपोज 60 meters, then 60 times of that standard unit, करेक्ट. तो जितने भी मासेस हैं, जितने भी इनफैक्ट मेजरमेंट्स हैं, वो रिलेटिव ही हैं. एटॉमिक मास भी रिलेटिव मास है. किसी एक को स्टैंडर्ड समझकर, मानकर हम उसके साथ बाकी सारे, हम मीन्स साइंटिस्ट जिन्होंने ये चीज़ टाइम टू टाइम और फिर जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए, जैसे जैसे एटम्स आते गए, उनका एटॉमिक मास कैलकुलेट होता गया, ठीक है. लेकिन जो जिस चीज़ के साथ उनको रिलेट करेंगे, जो एक स्टैंडर्ड एटॉमिक एटम जिसका एक स्टैंडर्ड जिसको बना सकेंगे, उस वो स्टैंडर्ड होने के लिए वो क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए,
राइट कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए ना उस एटम में कि वो एक स्टैंडर्ड कहलाए। तो सबसे पहले हाइड्रोजन वाज चोजन एज द एटम जिसको एक स्टैंडर्ड माना गया, बट फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते गए एंड फाइनली कार्बन 12, ठीक है, कार्बन 12 वो एक एटम आया एक ऐसी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ के साथ कि फाइनली फिर ये वो एटम था जो फाइनलाइज हुआ कि हाँ ये एक स्टैंडर्ड एटम है। इसके जो एटम का मास है उसको स्टैंडर्ड समझते हुए बाकी सारे एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं यानी बाकी सारे जो एटम्स हैं उनके मास को ऑब्वियसली इस पैन बैलेंस की तरह नहीं, देयर आर डिफरेंट इक्विपमेंट्स एंड मेथड्स। मैं ये समझाने के लिए बता रही हूँ कि हम इस तरह के पैन में एटम्स को नहीं कैलकुलेट कर सकते उनके मास को, बट स्टिल आपके लिए पिक्चर इजी हो जाए, क्लियर हो जाए। तो जो भी इक्विपमेंट्स है इन सेंस कि मैं स्टैंडर्ड बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर ये C12 मैं इस साइड एक पैन में रखूँ तो इसके साथ जैसे मैं यहाँ पे अलग अलग वेट्स रख के अपने जिन चीज़ों को मेजर करना कर रही हूँ, तो अगर मुझे एटम को करना है तो ये स्टैंडर्ड क्या है, ये स्टैंडर्ड है C12। व्हाट इज दिस 12? ये वो एटॉमिक मास है कार्बन, ये वो कार्बन है जिसका एटॉमिक मास 12 है, बिकॉज वी नो कि कार्बन के कुछ आइसोटोप्स हैं, ठीक है, 13 है, 14 है, बट 12 इज़ द स्टैंडर्ड वन ना। ज़रूर इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी ऐसी जिसने इसको ऐसा स्टैंडर्ड बनाया, जिसकी वजह से ये स्टैंडर्ड बना। तो देर आर फ्यू प्रॉपर्टीज़, यू डोंट हैव टू डू दोज प्रॉपर्टीज़ इन डिटेल्स अभी, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड इतना कि इसके रिएक्टिविटी को देख लिया जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं है जैसे सोडियम पोटेशियम, बहुत कम भी नहीं, या फिर इसके अबंडेंस को देख लिया जाए। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको कंसिडर करते हुए उस टाइम पे साइंटिस्ट्स ने कार्बन C12 आइसोटोप को स्टैंडर्ड बनाया। दिस इज़ वन थिंग। नाउ इतना समझ के लेट अस सी कि रिलेटिव एटॉमिक मास का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। नाउ व्हाट डज द डेफिनेशन से? The relative atomic mass of an element, जिसका भी atomic mass निकालना है, सपोज ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, जिसका भी, of an element is the number of times one atom of the element, सपोज ऑक्सीजन का रिलेटिव मास निकालना है, ठीक है, तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास की बात कर रहे हैं, इज द नंबर ऑफ टाइम्स वन एटम ऑफ द एलिमेंट इज heavier than 1/12 times of the mass of an atom of carbon 12। इसमें 2-3 चीज़ें समझने की हैं, बट ये वही चीज़ें हैं जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। लेट अस कोरिलेट। यहाँ पे कह रहा है इज हेवियर देन 1/12 क्या है, विल सी। बिफोर दैट लेट अस सी 1/12 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ एन एटम। ये वही चीज़ है जो मैंने अभी बताया कि सपोज आप kg में कोई चीज़ मेजर कर रहे हो एंड इफ यू आर सेइंग 5 kgs, तो इट इज 5 times heavier than kg, right? So this is one atom of the mass is heavier than how many times? 1/12 times of the mass of an atom of carbon 12। ठीक है, अभी देखते हैं 1/12 times क्या है कार्बन 12 का। Now carbon 12, if I am saying, then what is this 12? 12 is the mass of carbon, ठीक है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास होता है 6 है, सो दिस इज द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम, ठीक है। कार्बन 12 जो एटम है इसका मास 12 है। सपोज मैं इसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, 12 है ना, तो 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। 12 मास है, 12 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। एवरी पार्ट इज द सिंगल यूनिट यू में से, ठीक है। 12 यूनिट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। नाउ जितने भी एटम्स और जो है, जो भी एलिमेंट्स के एटम्स जो मेजर होते हैं ना, वो इन यूनिट्स के साथ मेजर होते हैं। जैसे सपोज मैंने वो पैन का एग्जांपल दिया था, सपोज यहाँ पे मैं कार्बन 12 रखती हूँ, ठीक है। कार्बन 12 एक एटम, ये पॉसिबल नहीं है बट मैं समझा रही हूँ आप लोगों को। सपोज जो जिस भी वे से मेजर होता है, ये कार्बन 12 मैंने एक साइड पे रखा। द थिंग इज़ कि दूसरे वाले साइड में बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पे भी वो बैलेंस तब होगा जब मैं यहाँ पे कार्बन 12 का एटम रखूँगी। क्लियर? सपोज मैंने उसी कार्बन 12 के एटम्स को 12 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कार्बन 12 एटम के साथ
उसके ये 12 पार्ट्स रखूँ, दीज आर द 12 पार्ट्स, ओके, ठीक है, ये 12 पार्ट्स हैं यहाँ पे, तो भी ये इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि ये वही कार्बन 12 है जिसको मैंने 12 यूनिट्स में 12 पार्ट्स में रखा है, ठीक है। तो ये एक यूनिट हो गया, ये एक यूनिट हो गया, ये एक यूनिट हो गया, ठीक है। अगर मैं सिंगल सिंगल ये जो 12 यूनिट्स में डिवाइड हुआ है, तो ये इस टोटल में कितने यूनिट्स हैं, 12 यूनिट्स हैं। मैं जो मेजर करती हूँ, सपोज मुझे मेजर करना है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन मेजर करना है। अभी तो वी नो कि ऑक्सीजन का मास ज़्यादा है कार्बन से, बट जब नहीं पता था तो सपोज़ ऑक्सीजन रखा। अब अगर ये 12 यूनिट्स यहाँ पे रखे तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन हैवियर है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे और यूनिट्स चाहिए होंगे, ठीक है। कार्बन 12 एज अ होल अगर यहाँ रखते हैं तो ये दिस साइड ज़्यादा हो जाएगा, है ना। अगर मैं कार्बन 12 पूरा यहाँ पे एज इट इज़ रख दूँ तो इसका मेजर करना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। बट अगर मैं इसको 12 यूनिट्स 1 2 3 4 1 1 1 1 यूनिट में डिवाइड कर दूं और इन यूनिट्स के साथ अब मास को मेजर करने की कोशिश करूं, आई होप आई एम क्लियर। पूरा अगर C12 में यहाँ पे मेजर करती हूँ ऑक्सीजन को मेजर करने के लिए, अगर मैं 1 कार्बन 12 एटम रखती हूँ तो ये हैवियर होगा। अगर मैं 2 रख देती हूँ तो इट विल नॉट बी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर सारे एटम्स के मासेस। अगर मैं कार्बन 12 एज अ होल स्टैंडर्ड यूनिट रखती जाऊँ तो इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। इसके सिंगल सिंगल यूनिट्स के साथ बाकी सारे एटम्स के मासेस को कैलकुलेट किया जाता था। तो सपोज़ यहाँ पे 12 है, मैंने 12 के 12 रख दिए, अभी भी ये हैवी है, ठीक है। मतलब मुझे और यूनिट्स चाहिए, ठीक है। अभी भी नो कि ऑक्सीजन का कितना है, 16 है, दैट मीन्स यहाँ पे 4 यूनिट्स और लगे होंगे, 12 के बाद 4, तो यहाँ पे 16 यूनिट्स आए होंगे। नाउ सी व्हाट इज़ 1/12। यहाँ पे 12 है, लेकिन मैं मेजर कर रही हूँ इस 1 यूनिट के साथ, ठीक है। तो ये 1 यूनिट क्या है, आउट ऑफ 12 दिस 1 यूनिट इज़ 1/12। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है, प्लीज़ इसको ध्यान से समझो, बिकॉज ये सिर्फ आपके 10th के पोर्शन का पार्ट नहीं है। आप इसको अगर नहीं समझोगे तो 11th 12th में आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बट अगर आप इसको समझ जाते हो तो बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। फर्दर फिर आप जो भी चीज़ें पढ़ोगे वो बहुत सिंपल होंगी आपके लिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये 1/12 क्या है, ठीक है। C12 एज अ होल स्टैंडर्ड ना करते हुए उसी, क्योंकि ये 12 है, इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सिंगल सिंगल पार्ट को अब यूनिट माना गया है, जिसके साथ हम बाकी सारे एटम्स को लाइक साइंटिस्ट्स ने कैलकुलेट किया होंगे मास को, ठीक है। तो सिंगल यूनिट क्या हुआ आउट ऑफ 12, व्हाट इज दिस 1 यूनिट क्या हुआ, 1/12 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। एक कार्बन 12 एटम का जो मास था उसको जब मैंने यूनिट्स में किया तो ये सिंगल यूनिट जिसके साथ मैं कैलकुलेट करने वाली हूँ 1 2 3 4 एंड विल कीप ऑन कीपिंग द यूनिट। आई होप आई एम क्लियर। तो दिस इज 1 is 1/12 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12। ये क्लियर है। अब देखो, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स, सपोज यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स लगा, नंबर ऑफ टाइम्स वन एटम ऑफ द एलिमेंट इज हेवियर दैन 1/12 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। नाउ ये जो 1/12 टाइम्स ये जो बात हम कर रहे हैं ये ही है स्टैंडर्ड, ठीक है। तो इसी का यूनिट होगा स्टैंडर्ड यूनिट। तो ये क्या है, दिस इज एटॉमिक मास यूनिट। ये सिंगल है, सिंगल यूनिट का एटॉमिक मास है, ठीक है। तो दिस इज एटॉमिक मास unit. What is atomic mass unit? In short we call it AMU. This is atomic mass unit. ठीक है. So if now you see कि ऑक्सीजन का अगर if I say this is 16 AMU, this means 16 atomic mass unit. What is atomic mass unit? Atomic mass unit is 1/12 the mass of an कार्बन ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12. इस कार्बन 12 का 1/12 ये सिंगल जो पार्ट है ना, दिस इज this 1/12 the part of the carbon 12, this is atomic mass unit, right? So 16 times of this atomic mass unit, यही है relative atomic
mass. So I end my video here today. Next class में we'll see कि fractional atomic mass क्या है, ठीक है? And we'll also study about the relative molecular mass. For that you need to stay connected, and for that you need to subscribe to the channel. So hope to see you in my next video also. Till then, stay safe, take care, and bye bye.